बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज हम रोज़ाना अपने शो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे अपने ही खबर से, यानी कि अपने चैनल की खबर से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ARY डिजिटल नेटवर्क 25 साल का हो गया है। तो 16 सितंबर 2000 की बात है जब इस चैनल का आगाज़ हुआ था। सिर्फ एक चैनल था, लंदन से ये ऑन ईयर हुआ था और ARY डिजिटल के नाम से जाना जाता था। और आज ARY के कितने सारे चैनल्स हैं आप देख सकते हैं। ARY न्यूज़ इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप थ्रू आउट हम आपको खबरों से आगाह रखते हैं। और एक तवील सफ़र है हम सबका, बिल्कुल। और दुनिया भर से हम देखते हैं, बड़ा फीडबैक आता है और जहाँ जहाँ ARY देखा जाता है बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आता है। बहुत पॉपुलर है ये चैनल तमाम लोगों में, ख़ासतौर पर जो लोग उर्दू जानते हैं। स्पेशली हम देखते हैं इंडिया से भी काफ़ी हमें फीडबैक आता है। और अब तो जेनजीज भी ARY देखते हैं, दुनिया भर की खबरें दुनिया भर से, और दुनिया भर में हमें लोग देखते हैं, हमें जानते हैं। ARY न्यूज़ को, ARY डिजिटल को पहचानते हैं। 126 मुल्कों में हमारा चैनल देखा जाता है। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू विटनेस दिस लेगेसी ऑफ ARY न्यूज़ बिकमिंग 25 ईयर्स यंग। 25 साल का हो गया 25 साल। और इसमें कहते हैं ना, हमने बहुत कुछ, ज़ाहिर है इस चैनल ने एक अपने आप को तनावर दरख्त इस तरह बनाया। बहुत सारे हालात देखे, बंदिशें देखी, ऐसे ऐसे मामलात देखे, और फिर हमने आप तक सच भी पहुंचाया क्या 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 वाक़यात हुए। मेरा और ARY का जो एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तवील साथ है और अच्छी हमारी यादें हैं। यादें जो over a decade you've been with ARY? More than a decade. माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर हम आपसे ज़रा बड़े फ़नी किस्से भी सुनेंगे और चैलेंजेस भी आपसे पूछेंगे, वक्तन फ़वक्तन इस बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन आपको ज़रा एक यहाँ पर ख़बर दे दें आते साथ ही, और वो ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये वो खबर है जिसमें हमारा कोई जोर नहीं, ये हम आप तक पहुंचाते हैं जो हमारा काम है कि हुआ क्या है। तो हुकूमत ने रद्दोबदल रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया है और पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार रखी है, विच इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पॉजिटिव खबर से ही हम आगाज़ कर रहे हैं। जबकि डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और नई कीमत डीजल की 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। सो पेट्रोल की कीमत हम देख रहे हैं कि वही है और डीजल की कीमत में 2 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया गया। तो ये रद्दोबदल ठीक है, जारी है, और ज़ाहिर है ये आपने हर 15 दिन बाद इसको देखना होता है। ज़ाहिर है तमाम तर मुआशी मामलात हैं, तो ये हमने आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी है। अब वैसे चाहे पेट्रोल के प्राइस बढ़ें ना बढ़ें, महंगाई जो है अपनी मर्ज़ी से मनमानी कीमतें जी ली जा रही होती हैं। बढ़ जाएं तो जवाब यही दिया जाता है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। जब बरकरार रहती हैं तो कुछ नहीं होता, और जब कीमतें गिरती भी हैं, अक्सर और बेशतर हमने देखा है पेट्रोलियम प्राइस जो है वो कम भी हो जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सारा बोझ पड़ता किस पे है? हम जैसे सैलरी क्लास लोगों पे, वो तबका जो सैलरी क्लास है, जो डेली वेजर्स हैं। और क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं पेट्रोल की कीमतों का। आप देखें अशिया खुरोनोश की चीज़ों के ऊपर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, आपकी टिकट्स जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो टिकट्स होती हैं इनके ऊपर पड़ता है। तो वो बेसिकली इस तबके पर फ़र्क पड़ता है जो सैलरी क्लास तबका है, जो डेली वेजर्स। अच्छा, इससे पहले हम ARY की सिल्वर जुबली की बात कर रहे थे, तो ARY के बहुत सारे चैनल्स अब माशाल्लाह हो गए हैं, जिसमें एक A स्पोर्ट्स भी है और उसके थ्रू आप मैचेस भी देखते हैं। मैचेस से मुझे बात याद आई कि जो पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में मैच हुआ, मैच तो भारत जीत गया, लेकिन इखलाकी तौर पे कहते हैं ना अपनी पोजीशन हार गया। भारत ने अपनी जो कहते हैं असलियत दिखाई, वो मैदान में भी ना छोड़ी, और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो सियासत को ले आए। ठीक है, मैं सुन रही थी किसी को कि भाई हाथ मिलाना कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कम्प्लीटली पोलिटिसाइज थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। कल को कोई बैठ के गजा और फ़लस्तीन पर बात करे, हालांकि वो एक इंसानी अलमिया है, उसको मैं सियासी अलमिया नहीं कहूँगी, वो इंसानी अलमिया है, उस पर ICC एक्शन ले लेता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बैठकर, इंडियन क्रिकेटर्स ने बैठकर अपनी हुकूमत की बात की, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव आगे बढ़ाया, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। लेकिन देखिए ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं शो करता। खेल
के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का डे वन से ये मौक़िफ़ है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, कुछ मैच के आदाब होते हैं, कुछ ग्राउंड के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड यू हैव टू अबाइड बाय देम। अब भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड का खेल से बड़ा खिलवाड़ हुआ। मैच रेफरी को बराह रास्त हिदायत जारी करने लगे। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को हटाने तक एशिया कप के बकिया मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि आईसीसी को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत दर्ज करा दी। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। सो बेसिकली अब मोहसिन नकवी साहब का ये मौक़िफ़ है, पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि until and unless रेफरी चेंज नहीं होता तो पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड एटलीस्ट अगर तमाम मैचेस में ना रेफरी चेंज हो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस में ये रेफरी के साथ पाकिस्तान आगे नहीं खेलना चाहेगा। बिल्कुल। और आईसीसी मैच रेफरी ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की और टॉस के मौके पर कप्तान, अब आप देखें हुआ क्या है, कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि भारतीय कप्तान से हाथ नहीं मिलाना। भाई आपने तो ये मशवरा नहीं देना, आप भारतीय बात क्यों मान रहे हैं? जबकि पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर से कहा था कि ये सब रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। सो मतलब दिस इज ऑलरेडी प्री प्लान। सो टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसेल ने भी कहा कि उन्हें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली थी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर दो टोक कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने ये भी डिमांड की। और साइम लोग तो अंपायर पर भी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने आउट नहीं थे बाद में वो ओवरटर्न भी हुए। चार आउट जो दिए थे वो ओवरटर्न हुए। तो यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ ऐसा नजर आ रहा है। आप देखें कि ना आपने टॉस के बाद हाथ मिलाया, उसके बाद फिर जब मैच खत्म हुआ आप जाके छुप गए ड्रेसिंग रूम के अंदर, आपने दरवाज़ा बंद कर। छोटी हरकत और ओछी हरकत थी। खेल की तजलील, खिलाड़ियों की तजहीक, भारत के अंदर ही हमें तफरीक भी नजर आई। अब रिवायती हरीफों के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने कहा कि दहशतगर्दी रुकनी चाहिए लेकिन खेल नहीं रुकना चाहिए। कांग्रेस के रहनुमा ये कहते हैं कि खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। किसी भी इवेंट में मुखालिफ टीम अपनी मर्जी से नहीं चुनी जा सकती। जबकि यूनियन मिनिस्टर ने यह सवाल उठा दिया कि क्या पाकिस्तान की मौजूदगी में ओलंपिक्स का भी बायकॉट किया जाएगा। Must stop all around the world. That is most important. But sports also cannot stop. I personally believe sports and politics should not be mixed up. We don't really have a right to choose our opponents or teams who we play against in tournaments. Once we enter a tournament, we are obligated to play. ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। अगर किसी देश से हमारा दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका हो? गवर्नमेंट लेवल से आपको क्लियरेंस नहीं मिली हो, बीसीसीआई कैसे कर सकता है? क्रिकेटर ही ट्रोल भी हो रहा है और क्रिकेटर को ही जाके बताना पड़ रहा है कि यार हम आए हैं लेकिन देश के लिए आए हैं। मतलब आप अपने खिलाड़ियों की, मैं भारतीय हुकूमत को कह रही हूँ, इतनी तजलील करवा रहे हैं। मुझे तो सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लग रहा था उन्हें जो दिया गया है वो लिखा लिखाया पढ़ रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे हैं। बट क्या कह सकते हैं भाई, आप इस पे स्टैंड ले सकते थे। लेकिन जरा आपको बताते हैं आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट कहता क्या है। भारतीय टीम की आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की जो खुला खिलाफ वर्जी हमारे सामने आई है ना, तो इस कंडक्ट के मुताबिक आर्टिकल 2 के मुताबिक खिलाड़ी मैच के दौरान स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के उसूलों के पाबंद हैं। कवानीन के मुताबिक खिलाड़ी हरीफ टीम के खिलाड़ियों को इज्जत देने के पाबंद होते हैं। मैच के इख्तिताम पर अंपायर और मुखालिफ टीम से मिलकर शुक्रिया अदा करना लाजिम होता है। दैट्स वाई इसको एक जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है और हर खेल में ऐसे ही होता है। और ये आप देखिए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके बारे में सारे प्लेयर्स को पता होता है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बताएगा, पीसीबी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर यही रेफरी कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान फिर एशिया कप नहीं खेलेगा। क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या असरात होंगे अब इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ARY के तमाम लोगों को, तमाम मालिकान को 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दूंगा। मैं भी ARY में 21 साल का हो जाऊंगा 25 सितंबर को इंशाल्लाह। और जहां तक एशिया कप की बात है तो अच्छा खासा, जिसे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं, हिंदी में लफड़ा खड़ा हो गया है। एंडी पायक्रॉफ्ट से संगीन गलती हुई। अगर उन्हें कन्वे किया भी गया था कि हाथ ना मिलाने की हिदायत करनी है तो उन्हें टॉस के वक्त नहीं कहना चाहिए था। उन्हें तकरीबन मैच से 1-1.5 घंटा पहले ऑफ कैमरा ये बात सलमान आगा को कन्वे कर देनी चाहिए थी। इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया उनको हटाने का, लेकिन मेरी इतलात ये है कि आईसीसी अपने मैच रेफरी को
सपोर्ट करेगी और उन्होंने इंडियन मीडिया में ये खबरें फैलाना भी शुरू कर दी कि हम पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो डिमांड है, उसको हम मुस्तरद कर देंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहेंगे। हालांकि आराम से दूसरा मैच रेफरी भी है, रिची रिचर्डसन को रख सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो ताकि कोई इसमें तातुल ना हो, कोई झगड़ा मजीद ना खींचे और पाकिस्तान को बॉयकॉट करने तक की उसमें लिमिट में ना जाना पड़े। कल मैच है पाकिस्तान का यूएई से, तो उसमें होना यही चाहिए कि रिची रिचर्डसन को रख दिया जाए, लेकिन जिस तरह खबरें फ्लोट हो रही हैं उससे नहीं लगता। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, पॉलिटिसाइज किया गया, फिर उसके बाद मैच रेफरी को हिदायत की गई और ग्राउंड पे जाके कैमरे के सामने मीडिया मैनेजर को मना करना, सलमान आगा को मना करना, ये खुल्लम खुल्ला रूल्स की खिलाफ वर्जी है और ये एक ब्रीच है। तो शाहिद साहब इसकी पूछगछ तो होगी ना, चलें ठीक है, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता, हो सकता है वो सारे मैच जो हैं वो कंडक्ट करें और पाकिस्तान वाला मैच हो सकता है ना भी करें, लेकिन उनके खिलाफ पूछना तो चाहिए उनसे कि भाई आपने किस कैपेसिटी में ये जाकर कहा कैप्टन को, और फिर ये भी कहा गया कि इससे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तो भारतीय नैरेटिव है जो वो आगे फ्लोट कर रहे हैं। नहीं, मैच रेफरी हैं, अगर उन्हें आईसीसी की तरफ से कोई हिदायत मिली है, वो आईसीसी के मुलाजिम हैं, तो वो कन्वे तो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जगह का इंतखाब किया, जिस वक्त का तयन किया, वो गलत था। पूरी दुनिया ने देखा, फिर उसे नोट किया गया कि क्या बात हो रही है, और फिर उसको जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ये हिदायत दी है, तो ये एक बहुत संगीन खिलाफ वर्जी हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने, उन्हें टॉस से इतनी थोड़ी देर पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यकीनन आईसीसी को उनसे पूछना चाहिए कि उनसे गलती क्यों हुई, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों का एक जवाब है। पाकिस्तान ने एहतजाज भी रजिस्टर करा दिया, पाकिस्तान ने अपना मौके भी बता दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, बॉयकॉट ना करें, मैच खेलें, जीतें यूएई से मैच। सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान 21 सितंबर को दे सकता है, अच्छा खेलकर भारत को हराए, फिर सलमान आगा पोस्ट मैच सेरेमनी में जरूर जाएं और वो जीत सुन लें, पूरी बात सुन लें, और वो जीत डेडिकेट करें पाकिस्तान की अफवाज के नाम पे, जिन्होंने पिछला मैच 6-0 से जीता था। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी तो बड़े हमें डिटरमिन्ड नजर आते हैं। शाहिद साहब, अगर ऐसा हो गया, पाकिस्तान बायकॉट की तरफ चला गया, तो इस खेल पर क्या असरात पड़ेंगे, एशिया कप पर क्या असरात पड़ेंगे, फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान के होने वाले मैचेस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, उन्होंने मार्च में बड़ा अच्छा स्टैंड लिया था मोहसिन नकवी ने, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने इंडिया को और आईसीसी को इस बात पर मजबूर कर दिया कि 2027 तक जो भी इवेंट पाकिस्तान और इंडिया होस्ट करेगा, दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जा रहे हैं। अभी सितंबर की 30 तारीख से खवातीन का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हमारे मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। फिर जब T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 फरवरी मार्च में, उस वक्त भी हम भारत नहीं जाएंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत का, और ये भारत में आग लगी हुई है कि हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, तो भाई आप नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। वो मौके बहुत ही अच्छा था और इस पर पाकिस्तान की फतह हुई, लेकिन मैचेस का बायकॉट करके आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपकी टीम का नुकसान होगा, आपका एशिया कप का नुकसान होगा। आप मैच खेलें, आपने पोस्ट मैच सेरेमनी का भी बायकॉट किया था, वो तो बड़ा अच्छा मौका था कि वहाँ जाके सलमान आगा अपना मौक़िफ़ पेश करते और बताते कि हमने तो पिछला मैच 6-0 से जीता था। वो इस तरह के एहतजाज करने से हमारी टीम का, हमारे खिलाड़ियों का नुकसान होगा। एहतजाज रजिस्टर करवा दिया, प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा दिया, ये बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, वैसे शाहिद भाई, क्या क्रिकेट की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि जब खिलाड़ियों ने ऐसे ही हाथ ना मिलाए हों या ये हैंडशेक ना हुआ हो? पहले नहीं होता था ये तो अभी कुछ अरसे से शुरू हुआ है हैंडशेक करना, और ये टीमों का होता है। अक्सर ऐसा होता है कि टीमें हार जाती हैं या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन क्रिकेट की फील्ड पर 99% टीमें, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें, बाहर आकर सामने ओपोनेंट से हाथ मिलाते हैं। ये सारा वाकया 9 सितंबर को जब तकरीबन रुनुमाई थी ट्रॉफी की, उस वक्त सूर्या कुमार ने मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया, सलमान आगा से भी ऑफ कैमरा बाद में जाके हाथ मिलाया। वहाँ से उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया। उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाद वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे इंसान है सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस आ गई, जब उन्हें गालियां पड़ गई कि तुम गद्दार हो, तुमने कैसे हाथ मिलाया, तो फिर उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी नहीं देना चाहते बयान, लेकिन चूंकि उन्हें इंडिया में रहना है, इसीलिए वो पाकिस्तान की टीम को गली मोहल्ले की टीम कह रहे हैं,
बी टीम कह रहे हैं, लेकिन अभी 21 तारीख का इंतजार कर लें। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मैच जीता है तो फिर सबको अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही होना चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया शायद साहब साथ ही रहेगा, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर और ज़ाहिर है बड़े पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात को भी बड़े करीब से जानते हैं। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया। भारत ये मैच तो जीत गया, लेकिन आयरनी आप चेक करें कि आज डिस्कशन हो रही है भारत के उस रवैये की जो एक कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से बात हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है, वो ये कहते हैं जब तक इस रेफरी को नहीं हटाया जाता पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, हम बॉयकॉट करेंगे। इस डिसीजन से आप इत्तेफाक करते हैं ये होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो ज्यादती हुई है और ये प्री प्लान हुआ है। जो कुछ भी हुआ है हमें नजर आ रहा था सामने, बाद में माइक लेके जो है वो संजय मंजरेकर से दूसरी बातें करना, इसका मतलब क्या है? आई थिंक मेरा बहुत ज्यादती हुई है। हम खुद कभी भी हमने इस खेल को, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत ने कभी भी इस पे वो नहीं किया कि आप इनसे नहीं खेलो या कोई ऐसा। हमने हमेशा आगे बढ़ के, लेकिन ये तो इतनी ऊंची हरकतों पे आ गए हैं कि मेरी समझ से बाहर है। आईसीसी का किरदार, मैं खुद शाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बात एक जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, खेलना चाहिए अपनी जगह, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे फील है कि इसको हटा देना चाहिए। यही एक बेहतर है क्रिकेट के लिए। जिनके हालात, हम क्यों बैकफुट पे जाएं, हम किस लिए ये चीजें करें? तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो रेफरी का वैसे भी 60-70 साल के हो गए हैं वो, और उनको अभी जो है वो छोड़ ही देना चाहिए उस हिसाब से। तो बाकी आईसीसी के अंडर में सारा कुछ है, इनको फौरी जो है वहां से हटाना चाहिए ताकि ये टूर्नामेंट अपने उस पर चलता रहे। और अगर नहीं होता तो क्या होगा? फिर ऑप्शंस क्या है हमारे पास? नहीं, वो तो कह चुके हैं, और ठीक है अगर नहीं करते तो मतलब इतनी गलती करने के बाद और फिर आप जाके कह रहे हैं कि ये ना करें और हाथ नहीं मिलाएं, क्यों नहीं मिलाएं यार? ये जिसका मतलब है आपका सारा इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया का इन्फ्लुएंस है। शाहिद भाई इसको तो मानेंगे ना, और जाहिर है शाहिद भाई ने इतना वो किया है, इन्फ्लुएंस तो उनका है। एकदम ये कर देना, जबकि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनके कप्तान ने दोनों से हाथ मिलाया, सारा कुछ किया, फिर क्या इंस्ट्रक्शन ही आई है ना कि इनसे नहीं मिलो या इनसे जो कुछ भी है। क्योंकि आवाम वहाँ की इतनी बिखरी हुई है इस वक्त, क्या उसको समझ ही नहीं आती। ये भी नहीं सोच रहे कि उनका अपना इवेंट है, उसको क्यों गंदा करना चाह रहे हो? पाकिस्तान लास्ट मोमेंट पे मना करे, मैं तो कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे मना करे, अगर नहीं हटाते ग्राउंड से चले जाएं जिस तरह हमारी वो दूसरी टीम पे इन लोगों ने किया था। वैसे तो भाई एक बात बताए, बीसीसीआई और आईसीसीआई में फर्क क्या है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। जो बीसीसीआई चाहता है वो आईसीसीआई कर देता है। इतना पैरालाइज क्यों है आईसीसीआई? नहीं, आज से नहीं है, ये तो काफी पहले से ये सिलसिला चल रहा है, आज से नहीं है। ये तो सबको मालूम है जो हमारी क्रिकेट को कितना डैमेज कर चुके हैं, हम इतनी बात कर चुके हैं उस पर। देखिए हम खेल को खेल की तरह ले रहे हैं ना, हम ये एक नॉर्मल बात होगी तो भाई नहीं आता। लेकिन मुझे एक चीज पे बड़ा वो है कि भाई देखिए हम अंडर आते हैं, सबके आते हैं, ये बाकी एशियन टीम जो है ये क्या कर रही है, इनको भी थोड़ा बात तो करनी चाहिए ना। हमें पता है कि वो पैसों के उस पर सारा कुछ हो रहा है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो इंडिया उस पर गालिब आ जाता है पैसे की वजह से। और हमने अभी जो किया है, हम इतना कुछ कर तो नहीं सके पैसे वाइज तो, लेकिन हमने दिखा तो दिया आपको, सबको जमा कर दिया। नकवी साहब ने सारी एक मीटिंग बुला ली, जबकि इंडिया कह रहा था नहीं होगी मीटिंग, बुला ली हमने। अब कबाहत क्या है? ये आईसीसी को मेरा ख्याल है, आप शायद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ये आईसीसी का किरदार ठीक नहीं। अब फिर खेल रहे हैं उनसे किसी तरह भी, चलो भाई फिर से हम खेल लेते हैं ये टूर्नामेंट सारा, फिर वो ये हरकतें करेंगे तो फिर क्या होगा? स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा किसी भी हाल में। और फिर हमें अब ये भी करना चाहिए, अगर ऐसे है तो ऐसे ही सही कि तौसीफ साहब के फिर अब हम भी हर जीत को डेडिकेट करें अपने मुल्क को, अपनी फ़ौज को, और हम डेडिकेट करें फ़लस्तीन में बसने वाले, गाज़ा में जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर जारी है उनको करें, और फिर किसी को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हम इस तरफ जाते नहीं। देखें हमारे दिल में हमारे फोर्सेस या हमारे सबकी इतनी इज्जत है, लेकिन ये तो पब्लिकली लेके मार खाने के बाद भी पब्लिकली जो ऑल फॉल बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस चीज को जो है इनको ये नहीं आएंगे बात, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बात नहीं आएंगे। इनको इस तरह की मार पड़ चुकी है और हम तो जा ही नहीं रहे उस तरफ भाई।
मैं 2-3 दफा कह चुका भाई क्रिकेट का क्या ताल्लुक इस चीज से, वो तो दूसरी चीजें हैं और वो भी गलत रही हैं आप लोग उसमें भी हमें डैमेज करने के, लेकिन हम ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर देंगे आपके साथ। तो आपको तो इतनी प्रॉब्लम पड़ी हुई है इस वक्त, वो करें तो क्या हो, क्रिकेट पे आ रहे हैं तो ठीक है करें। अभी भी वो चाहते यही है कि पाकिस्तान अलग हो जाए क्रिकेट से, सच्ची बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दुनिया को नहीं कुछ करना चाह रहा है कि भाई हम बस हम चाह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे। तो आई थिंक इसमें सब लोग मिल गए। मैं कहता हूँ आईसीसी का किरदार बहुत ही भोंडा किरदार है। दूसरी बात ये तो देखिए एशियन टीमें हैं, आप लोग यार क्या है, आप दूसरे ममालिक को आप क्या, आप फिर बात तो करो ना। ये तो नहीं है कि नहीं है, उनके मुल्क के भी लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह रहे हैं, इंग्लिश लोग भी कह रहे हैं कि ज्यादती की। और मैंने आज इंग्लिश क्रिकेटर की वो सुनी है, उसने कहा ये क्या बात की इन्होंने कि हाथ नहीं मिलाना और ये सब। तो आई थिंक ये तो वो चीजें कर चुके हैं जो मेरे ख्याल है खत्म कर देने वाली हैं। तो शायद मोदी साहब अपना कुर्सी खिंचती हुई नजर आ रही है और वो ये करवा रहे हैं लोगों से, या उनके जो भी लोग हैं। मैं सियासत पे हूँ नहीं, लेकिन मुझे सुनता तो हूँ ना सारी बातें कि क्या है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आवाम को लेके बीच में और ये इनका मीडिया जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है खेलों को भी। तो अब इसका इलाज तो अब तो हम कह चुके हैं और देखें स्टैंड तो लेना पड़ेगा। हम फिर शाहिद भाई की बात बिल्कुल सर आंखों पे है कि आप खेलें, आप इस तरह जवाब दें। अब ये बात ये है कि बेवकूफ़ी इनकी ये है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं खुद कहता हूँ आपकी टीम अच्छी है, उसका कोई नहीं। हम क्रिकेट पे अगर बात करें तो अगर किसी टीम को जो अच्छी है हम उसको अच्छी ना कहें तो कोई नहीं। मैंने 60-40 कहा था कि पाकिस्तान और उसका तो 60 इंडिया ही था ना। तो हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप ये काम अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए था। इस बेचारे को फंसा दिया है कप्तान को, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। और अगर आपको बहुत इतना शौक था तो फाइनल जीत के फिर कुछ करना शुरू कर देते ना भाई, वो भी गलत होगा। लेकिन अभी से आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया, इसका मतलब आप बिल्कुल अपने इवेंट को गंदा करना चाहिए। मैं यही बात तौसीफ भाई यहीं से कंटिन्यू करूंगा। और लास्टली शाहिद भाई ये बताइएगा, जिस तरीके से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की गई, धज्जियां उड़ाई गई, हम देख रहे हैं कि जो बाकी क्रिकेट फ्रेंडली टीम्स हैं क्या वो ये चीज़ देख रही हैं, वो ये चीज़ एक्नॉलेज कर रही हैं कि जो बीसीसीआई चाह रहा है वो आईसीसी करता चला जा रहा है। और आने वाले वक्तों में जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में सिनेरियो क्रिएट हुआ है सारा कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, हम क्या कुछ तब्दीली देखेंगे या वही मुर्गे की एक टांग ही देखेंगे? नहीं, मुर्गी एक ही टांग पे खड़ी रहेगी। आवाज़ें आती हैं, इंग्लिश खिलाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, दूसरे मुल्कों से आती हैं, लेकिन वो बहुत मध्यम आवाज़ें हैं। कुछ फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं, माइकल एथरटन है, नासिर हुसैन है, ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं, हमेशा कंडेम करते हैं, हमेशा मजम्मत करते हैं ऐसी चीज़ों की, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आता। अब इंग्लैंड में 5 टीमें खरीद ली भारत की आईपीएल की टीमों ने, वो द 100 टूर्नामेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है बिग बैश को अपनी टीमें बेचने के लिए, और वो भारतीय बिजनेसमैन ही खरीदेंगे। तो इतना तसल्लुत है, इतना पैसा है, जब तक दूसरी टीमें भारत को हराएंगी नहीं, जब तक हमारी टीम अपना स्टैंडर्ड अच्छा नहीं करेगी, हमारी आवाज़, हमारे लिए आवाज़ें मध्यम ही रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब और तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। एंड लेट्स सी हाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड्स और आगे क्या होता है। आपकी क्या राय? मेरा मानना तो ये है कि भाई ठीक डिसीजन लिया है मोहसिन नकवी साहब ने और उस पर हमें फर्मली स्टैंड करना चाहिए। बहुत हो गया भारत की तरफ से, अगर इसी तरीके से हम उनकी मनमानी को होने देते रहेंगे तो फिर ये एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जी सियासी बयानी का। और यहाँ से सियासत जो है उसको फरोग दिया जाएगा। तो जैसे को तैसा, वो कहते हैं जैसा मुंह वैसी, तो वो वही बिल्कुल सही भारत के साथ सही फैसला किया मोहसिन नकवी साहब ने। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। नाउ कमिंग टू द फ्लड सिचुएशन। अब आपको पता है कि पंजाब से पानी होता हुआ सिंध में दाखिल हो चुका है। हमारे गुड्डू में और सखर पे पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद होती जा रही है। कच्चे के इलाके का इनखला भी करवाएं। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में आने वाले सैलाब ने
बहुत तबाही मचाई पंजाब में, फसलें ज़ेर-ए-आब, मकानात डूब गए। आप देखिए कि खड़ी माल मवेशियों का इतना नुकसान हुआ। तो एक दास्तान है तबाही की पंजाब के अंदर जो इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से आई है, जिसकी बारे में अगर हम बात करने लगे तो दिन से रात हो जाए, रात से अगला दिन हो जाए। आई थिंक अभी इसका सिर्फ 40 to 50% हमारे सामने है जो नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा, उसके बाद ही हमें सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, ख़ास तौर पे कुछ इलाके ऐसे हैं साइम जो पूरे डूब गए हैं, पूरे गांव, बस्तियां, देहात। मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है अलीपुर, उसका पिछले कई दिन से हम जिक्र सुन रहे हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर हर तरफ पानी है, 80%। सोचें ये इलाके में 80% पानी है और खुश्की की कोई जगह यहाँ पर नहीं है। यहाँ के जो मकीन है, अब ज़ाहिर है ये हमें लगता है जी उनको रेस्क्यू कर लिया, उनको कहीं खैमा बस्ती में, लेकिन अपना घर बार छोड़ के, जो सालों से जमा पूंजी से मेहनत करके बनाया है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो उनका एक लाइफ थी, एक जो रोज़मर्रा थी, वो सब उनका डिस्टर्ब हो गया और वो इस तरीके से आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। और आपको पता है कि द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने तमाम तरह सैलाबी सूरत हाल में दी वो ये थी कि एक बहुत ज़ईफ़ एक जोड़ा था, एक बूढ़े बाबा जी थे और एक अम्मा जी थी, और वो बता रहे थे कि हमने अपनी बेटी का जहेज़ बहुत मुश्किलों से पाई जोड़कर जमा किया था और सैलाब सब बहा के ले गया। आप सोचें, ख्वाब होते हैं ना अपनी बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कितनी कुर्बानी है साइम उन्होंने नहीं उस जमा पूंजी के लिए दी होंगी। अच्छा, जो अभी हम जो अलीपुर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जी इसके साथ ही सैदपुर का इलाका है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। इस दौरान 9 लाशें मिली और जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसी तरीके से अब जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे पर शगाफ पड़ गया है। टनल के करीब जो मोटरवे का एक बड़ा हिस्सा है वो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बह गया है। ये आप सोचें मोटरवे बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी बनी हुई होती है, लेकिन आप इसकी इस वक्त कंडीशन देखें कि सैलाब के बाद यहाँ पर सूरत हाल क्या है। M5 को फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और पंजाब के 3 दरियाओं के कहते हैं ना, सैलाब ने जिंदगियां उजाड़ दी हैं, घर उजाड़ दिए हैं। और ये दास्तानें अब हमारे सामने, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लोगों की जान बचाना, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना, उसके बाद अंदाज़ा होता है कि नुकसान कितना हुआ। बिल्कुल। और अभी तो जब ये पानी उतरेगा, जिस तरह भी आपने बताया कि खेतों से लाशें निकली, 9 लाशें ख़वातीन की और बच्चों की, जब पानी ये उतरेगा फिर उसके बाद तखमीना लगाया जाएगा कि नीचे से क्या निकलता है, कितनी तबाही नीचे से निकलेगी। अच्छा, हम ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला सक्खर बैराज से इस वक्त गुजर रहा है जब हम बात कर रहे हैं, जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,60,000 क्यूसिक से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। सक्खर की 10 यूनियन काउंसिल के 280 देहात ज़ेर-ए-आब हैं और 90,000 से ज़्यादा लोग इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो चुके हैं। सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी तफसील हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सहतो और इसी के साथ हमें मिर्जा अली ने भी ज्वाइन किया है, दोनों हमारे साथ है। तो पहले ज़रा सिंध की सूरत हाल जान लेते हैं सलीम सहतो से, तो या फिर मुल्तान से हमारे साथ मिर्ज़ा अहमद अली से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिस तरीके से सैलाब शुरू हुआ और अब सिंध में पहुंचा, तो ज़रा पहले पंजाब की सूरत हाल जान लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, बताइएगा आज क्या मालूमात हैं आपके पास? ज़ाहिर है जिस तरीके से अब दास्तानें सामने आ रही हैं, तबाही के स्टैट्स सामने आ रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हेड पैनल से जो है पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त वहाँ से पानी की आमद और अखराज 2,34,755 क्यूसिक है। पीछे आपको कैमरा दिखा सके कि इस वक्त हम शहरी आबादी में मौजूद हैं, जो हेड पैनल से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये शहरी आबादी है, आप देख सकते हैं कि सामने आपको सारी आबादियाँ नज़र आएंगी जो अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। यहाँ अब भी पानी की सतह जो है 5 से 6 फीट है और बाज़ मकामात पर नशेबी इलाकों में इससे भी ज़्यादा है। पानी की बात की जाए तो पानी का लेवल जो है यहाँ मुसलसल कम हो रहा है। इस वक्त जहाँ हम ठहरे हैं यहाँ से 2 से 2.5 फीट जो है पानी कम है। सैलाब मुतासरीन की बात करें तो अभी भी सैकड़ों ख़ानदान हैं जो इन सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं, अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर वो अपने घरों को छोड़ कर आते हैं तो उनके घरों से सारा कीमती सामान, इवन के छतों में लगा हुआ गार्डर और TR जो है वो भी चोरी कर लिया जाता है। जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के करीबी खुश्क मकामात पर ऊंची जगहों पर बैठे हैं, वो ताहाल हर किस्म की सरकारी जो रिलीफ ऑपरेशन है उससे महरूम है। ना यहाँ मेडिकल कैंप है, ना खाने का कोई बंदोबस्त यहाँ पे है। जो समाजी तंजीमों की जानिब से इन तक दिन में 1 या 2 टाइम खाना पहुँच जाए तो वो उस पर ये गुजारा करते हैं। पीने के साफ़ पानी के मसाइल का यहाँ पे सामने है, जबकि
बाथरूम की जो है सहूलत यहाँ पर कहीं आसपास जो है मौजूद नहीं है। जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर, उनमें भी खाने पीने के मसाइल का सामना है। सैलाबी इलाका है तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों को जल्दी अमराज हैं, बुखार हैं, आशोब चशम भी शुरू हो चुका है। आज दूसरा रोज़ है जबकि जल्दी बीमारियाँ जिसमें खारिश है, फोड़े हैं, फुंसियाँ हैं, ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जबकि जो शहर के करीब तरीन इलाके सैलाब की जद में आए थे वहाँ पानी तो मौजूद है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में घर जो है वो मुनहदिम हो चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है, लेकिन पानी के जाने के साथ साथ जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। मिर्ज़ा अहमद अली, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा, हम ये नोटिस करते हैं पैटर्न के तकरीबन हर साल 2 साल बाद आशोब चशम की वबा बड़ी तेज़ी से फैलती है पूरे पंजाब के अंदर और हर बंदा उससे मुतासर होता है। अब ये जो सैलाब मुतासरीन है, आपने बताया कि यहाँ पर आशोब चशम की वबा फूट गई है, क्या मेडिकली इकदाम किए जा रहे हैं इस वबा से फाइट करने के लिए? देखें जी, अलीपुर जो है अगर हम तहसील की बात करें तो उसमें 90% से ज़ायद इलाका जो है वो ज़ेरे आब है। अलीपुर तहसील सिटी है वो महफूज है, इसी तरह खैरपुर सादात एक सिटी है, बाकी चारों तरफ पानी है। सीतपुर का कुछ इलाका जो है महफूज है, बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाबी इलाका है, यहाँ पर जितने स्कूल हैं तहसील में उनमें जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ तो हर किस्म की वैक्सीनेशन भी मौजूद है, सांप काटे की दीगर अद्वियात भी मिल रही हैं। लेकिन जो लोग सुपर हाईवेज़ पर बैठे हैं उनके पास कोई मेडिकल कैंप नहीं है, वहाँ दवाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे ना ही सरकारी तौर पे जो है वहाँ पे जो मोबाइल हस्पताल है उनकी कोई असेस है। इस वक्त आप अगर कैमरा आपको दिखा सके कि यहाँ ये देखें, ये लोग भी अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ एक तरफ से ज़मीनी रास्ता है। आप देख सकते हैं कि खातून वहाँ अपना खाना पकाना खुद कर रही हैं, यहाँ पे इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। लेकिन जो सरकारी तौर पर कैंप लगाए गए हैं वहाँ लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के गिले भी बरकरार है और मेडिकल की सहूलत भी वहाँ है, लेकिन दीगर इलाकों में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हम हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा सक्खर का भी रुख कर लेते हैं। सक्खर बैराज पे हमारे साथ सलीम सहतू मौजूद हैं। सलीम सहतू, आप बताइएगा सक्खर बैराज पर इस वक्त क्या है, पानी की आमद क्या है, अखराज क्या है, और जो कच्चे का इलाका है किस हद तक ज़ेरे आब आ चुके हैं, कहाँ तक पहुँचे है मुंतकली का तमाम तर सिलसिला? जी देखें, जिस तरह पानी ने पंजाब में तबाही की है तो सिंध में इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही पंजाब में पानी दाखिल हुआ तो सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों को अवेयर करने के लिए एक मुहिम चलाई और उसके बाद कच्चे के लोग वेल अवेयर्ड है, क्योंकि हर साल जब भी सैलाब आता है तो कच्चे के इलाका डूबते हैं। अगर हम बात करेंगे बैराजेस की तो आज इस वक्त सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी की सतह तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक के करीब पहुँची है। 5,71,000 का रवा सीज़न का सबसे बड़ा सैलाबी रेला सक्खर बैराज से गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर पिछले 18 घंटों के दौरान तकरीबन 15,000 क्यूसेक पानी की सतह में कमी हुई। तो गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम हो रही है, सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पानी की सतह में इजाफे के बाद कच्चे के देहात जो हैं, जाहिर बात है जो दरिया के जो बीच का इलाका है, दोनों जो हिफाजती बंद है उसके बीच के इलाका कच्चा जहाँ से दरिया का गुजर है, तो वो इलाके ज़ेरे आब ज़रूर आए हैं। अगर ज़िला सक्खर में सिर्फ 10 यूनियन काउंसिल के 280 से ज़ायद देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। फसलें ज़रूर ज़ेरे आब आई हैं, जिनमें धान, कपास और गन्ने की फसलें, सब्जियों की फसलें थी, वो ज़ेरे आब आई हैं, लेकिन घर जो हैं वो लोगों के महफूज रहे हैं। जहाँ पर टोटल ज़िला सक्खर में जो 10 यूनियन काउंसिल में 90,000 के करीब आबादी थी जो सुपर फ्लड के दौरान मुतासर हो सकती थी, लेकिन अब पानी की सतह क्योंकि 6 लाख क्यूसेक के करीब है तो तकरीबन 40% आबादी इससे मुतासर होगी। तो सिर्फ 15,000 लोगों ने इनखला किया है जो नशेबी इलाकों में रहते थे, जो ज़मीनों में घर बनाकर वो काश्तकारी से मुंसलिक थे, तो वो लोग जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ, पक्के की तरफ मुंतकिल हुए हैं। लेकिन रिलीफ कैंपों में लोग नहीं हैं। रिलीफ कैंपों में तकरीबन सिर्फ 120 से 125 लोगों ने रिलीफ कैंपों का रुख किया। बाकी लोग अपनी अजीज़ व अकारिब के यहाँ चले गए, दोस्त अहबाब के यहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पर अपना बसर किया हुआ है। लेकिन जो कच्चे के लोग हैं वो बहुत कम तादाद में निकले, क्योंकि उनके घर ऊपर है। यहाँ पर उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जिस तरह हमने देखा कि पंजाब में हुआ है। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी। टोटली तौर पर जो हमें कहा गया था कि 15 अजला इससे पानी से मुतासर हो सकते हैं। तकरीबन 1.6 मिलियन लोग इस पानी से मुतासर हो सकते थे अगर वो सुपर फ्लड की सूरत हाल होती। लेकिन अब पानी इतना नहीं है तो तादाद कम लोगों की मुतासर हो रही। कच्चे में लोगों के गांव ऊपर हैं, घर ऊपर है, तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा नुकसान ऐसा सच नहीं हुआ। लोगों को पता है कि पानी किस तरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो लोग इनखला करके खुद भी बाहर आ रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से अगर हम बात करेंगे तो
पाकिस्तान नेवी, रेस्क्यू 112, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग मुतहर्रिक हैं, बंदों पर कैंप कायम है, कश्तियाँ मौजूद हैं। जब लोग निकलना चाहेंगे तो निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब लोग बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि पानी की सतह अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। ये आपने बड़ी बात बताई है कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और शायद हम इसलिए की वजह ये भी दे सकते हैं कि सिंध को टाइम मिल गया, क्योंकि पंजाब से होता हुआ जब पानी आ रहा था तो उन्हें तैयारी करने का टाइम मिल गया। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में वो सूरत हाल नहीं रही, लेकिन हम दुआ गो हैं कि हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ मुतासिर हैं उनकी मदद होती रहे और वो इस मुश्किल वक्त में जो है इस मुश्किल वक्त से निकले। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा अहमद अली, सलीम सैतू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये जी हमने सूरत हाल आपके सामने रखी है। अब वो जो एक सैलाब का जो एक कहते हैं ना एक तुग़यानी थी और जो उसका एक तबाहकारियाँ थी, उस सिलसिले में अब कमी आती जा रही है। अब ज़ाहिर इन लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना है, इनको दोबारा से इन्हें घरों में आबाद करना है, बहुत सारे मराहिल हैं जो अभी भी तय होने हैं। बिल्कुल जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताते हैं दरिया चनाब के सैलाब से जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात दरिया की नज़र हुए हैं और मकीन घरों से बेघर हुए हैं। उन सब का बहुत से मकीन ऐसे हैं, बल्कि मुताद्दिद बेशतर मकीन ऐसे हैं जिनका सब कुछ बह गया। दे हैव लिटरली नथिंग। घर बह गया, सर पे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है पास, बेसरो सामानी का आलम है और आसमान के नीचे बैठे हमारे नुमाइंदे मुनीर तबस्सुम एक मेहनत का शख्स के साथ मौजूद हैं जिसका घर सैलाब में मुनहदिम हुआ है। ज़रा उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, जैसा कि दरिया चनाब में आने वाले हालिया सैलाब से जलालपुर भट्टियां के नवाही सैकड़ों देहात मुतासर हुए, इसी तरह जलालपुर भट्टियां की शहरी जो मुल्हिका आबादियां हैं वो भी सैलाबी रेले से महफूज न रह सकें। इस वक्त मैं जलालपुर भट्टियां की मुल्हिका आबादी में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी चार दीवारी गिर गई, उसके कमरे गिर गए और उसका वो सामान जो है वो लिए खुले आसमान तले बैठे हैं। मेहनत मजदूरी नाल चार दीवारी बनाई आए और मेरे कमरे भी गिर गए सैलाब दे नाल और चार दीवारी भी गिर गई, वाशरूम भी गिर गया। इतनी हुण मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता कि मैं ये अपने कमरे दोबारा तैयार कर लवां। बहुत गरीब हूँ। जो सामान है वो भी सारा खराब हो गया है, बैग किताबां हर शय खराब हो गई है ते सैलाब दे नाल। साडी कोई किसी बंदे ने मदद की, किसी कोई राशन नहीं अपनाया। इतने भी मसाइल नहीं हैं कि असी अपना राशन ले लीए। मेरी मैम मरियम के आगे अपील है कि हमें हमारी मदद करें और हमें मकान बना कर दें। जी, आपने इस शहरी की बात सुनी। इसका यही कहना है कि मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके ये मकान तैयार किया था जो कि सैलाबी रेले की नज़र हो गया है। अब मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। अब मेरा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मुझे घर बनाकर दिया जाए। जी, तो लोगों के मुतालबात सामने आ रहे हैं। अब ज़रिया सतलज में आरिफ आला के मकाम पर जहाँ पर हम देख रहे हैं पानी की सतह अब कम हो रही है, लेकिन हुकूमत से लोग अब रिलीफ पैकेज की डिमांड कर रहे हैं और ये सैलाब मुतासिरीन हैं, कह रहे हैं हमारी मुश्किलात कम नहीं हो रही, हमें एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जाए। क्या मुतालबा है यहाँ के मकीनों का, क्या कह रहे हैं वो हमें बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आरव वाले मुकाम पर जो सैलाबी पानी की सतह है वो बतदरीज रोजाना की बुनियाद पर कम हो रही है, लेकिन जो सैलाब में गिरे लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, दरियाई बेल्ट पर रहने वाले, उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मुश्किलात के एंगल 3-4 हैं। पहला देखिए तो हम जिस बेल्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जिम्मेदारा के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक ही सोर्स है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। रेत की वजह से वो फसलें जो है ज़मीन है वो ज़ेरे वो काश रकबा नहीं रह गया। दूसरी बात मकानात की है। मकानात की कोई दीवार बाकी नहीं बची, कोई वो कमरे बाकी नहीं बचे। अल्लाह ताला की ज़ाती आसानियाँ पैदा फरमा सकती हैं। जी, यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनका इस मौका पर कहना है कि हमारी ना सिर्फ हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो मलिया मेट बर्बाद हुई हैं, तो इसके बावजूद जो हमारे घर हैं वो गिर चुके हैं, तो हम ये हुकूमती इमदादी सरगर्मियों के मुंतज़िर हैं। बहुत से मुश्किलात हैं मुतासरीन सैलाब के लिए और इस वक्त भी बहुत से इलाकों में बहुत से मुतासरीन ऐसे हैं जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। वी जस्ट प्रे एंड वी होप कि हमारी कैपेसिटी में जो कुछ है हम उनके लिए कर पाएँ। जाएंगे छोटी सी ब्रेक, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले हम सैलाब की तबाहकारियों पे बात कर रहे थे, तो जो यहाँ पे नुकसान की जब हम बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से जो हमारी ज़रई ज़मीन फसलें मुतासर हुई हैं, उसका अगर हम थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो बहुत कुछ आपके सामने तबाही आएगी। सैलाब से गन्ना, कपास, तिल और चावल की फसलों
सब्जियों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ज़ाहिर है ये फसलें लगती हैं, फिर इनकी काश्त होती है। अब एनडीएमए बता रहा है कि जी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि लाखों एकड़ पर फैली कपास, चावल, सब्जियों की फसलें तबाह हुई और इन हालात में अशियाए खुरनोश और ये जो खुराक है, जो मकामी पैदावार जिसकी होती है, आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कमी का खदशा है। तो ज़रूरी पैदावार की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल जी। और आपको एक बात बताऊं कि चारे की खड़ी फसल थी वो काफ़ी हद तक शदीद मुतासिर हुई है। और आप देखें जब चारा मुतासिर होगा तो ऑब्वियसली आपके जो माल मवेशी हैं उनको किस हद तक नुकसान पहुंचेगा। आपके माल मवेशियों का नुकसान हुआ है। आप दूध और दही की कीमतों में भी हाइक देखेंगे। तो तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा सैलाब के बायस अब ये जो ज़रूरी शोबे को इतना नुकसान पहुंचा है, कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो यार का शुक्रिया, और क्योंकि आप लोग जो फार्मर्स हमारे किसान हैं उनका दर्द रखते हुए ये उनके हवाले से बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो चावल, गन्ना और कपास की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर बड़ी फसलों की हम बात करें, इस तरह से कुछ छोटी फसलें हैं जैसे तिल है, मूंग है, इस तरह की फसलों को भी नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे चूँकि जो हमारा दरियाई बेल्ट हम इसको कहते हैं, फ्लडेड एरिया, रिवराइन बेल्ट, इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं और सब्जियों का एक बड़ा हिस्सा जो शहरी इलाकों में आता है वो इन्हीं इलाकों से, दरियाई इलाकों से ही आता है। तो उसकी वजह से भी मेरा ख़्याल है सब्जियों की भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होगा। शहरी इलाकों में थोड़ी सब्जियां महंगी भी हो सकती हैं, तो उनको भी नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे जो चारा और जानवर हैं, क्योंकि जो एक डेयरी सेक्टर है हमारा, उसका भी एक बड़ा शेयर जो है वो फ्लडेड एरिया से आता है, चाहे वो मिल्क की शक्ल में हो या जो है इवन जो मीट की शक्ल में भी जानवर आते हैं, तो वो भी दरियाई इलाकों से काफ़ी एक शेयर है। तो उन जानवरों को भी नुकसान हुआ है और साथ साथ में जो चारे को नुकसान हुआ है उसकी वजह से फ्यूचर में उन जानवरों को थ्रेट है उनकी मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से भी और मीट प्रोडक्शन के हवाले से भी। अच्छा गफ़ार साहब, एक चीज़ बताइएगा, अब ज़ाहिर है बताया जा रहा है कि जी आने वाले दिनों में ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे? जी, इसमें डेफिनेटली एक बड़ा एरिया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स क्योंकि इस टाइम फ्लड के अंदर हैं, तो उसमें दो किस्म के हमारे इलाके हैं। एक तो ऐसा इलाका है जो शायद 2-3 माह लग जाएं उस पानी को ड्रेन होने में और वो ज़मीनें इस काबिल हो सकेंगी कि उस पर कोई फसल काश्त हो सके। शायद उसमें से हमारा कोई 25-30% एरिया जो अंडर फ्लड है, उसमें से 25-30% जो है उस पर गंदम काश्त ना हो सके। लेकिन जो 70% एरिया है उस पर गंदम काश्त हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे एरिया हैं, सेकेंडरी एरियाज़ हैं जिनमें पहली दफ़ा फ्लड का पानी आया है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो पानी जो है अगले 1-1.5 माह में ड्रेन हो जाएगा और वो ज़मीनें काबिल काश्त हो जाएंगी। लेकिन उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दरिया जब फ्लड का पानी आता है तो उसमें कुछ इलाकों में तो उस पानी की वजह से कुछ बेहतर ज़रख़ेज़ मिट्टी आती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल सैंड आ जाती है, रेत आ जाती है और सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा कास्ट चाहिए फार्मर्स को उसको लेवल करने के लिए और उसको दोबारा एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब, इसलिए इस वक्त जो जी आपने फर्टाइल लैंड का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि फ़सलों की तो हम बात कर रहे हैं कि फ़सलें शदीद मुतासिर हुई हैं और किस किस चीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है, उसकी किल्लत का, कौन कौन सी क्रॉप का हमें किल्लत होगी। बट ये जो पानी आया है, इस पानी ने जो फर्टाइल लैंड है उसको किस हद तक मुतासर किया है? जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो हमारे रिवराइन बेल्ट हैं, प्योरली जो ऐसे मैं समझाता हूँ कि जो बंद के अंदर इलाके होते हैं, उसमें तो नॉर्मली जो है पानी इतना ज़्यादा कटाव नहीं करता और फर्टाइल लैंड को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता। लेकिन जो एरियाज़ बंद के बाहर हैं, क्योंकि इस दफ़ा उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, शहरी इलाकों के करीब करीब जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तक फ्लड आ गए हैं। तो वहाँ पे जब दरिया का पानी कटाव करता है और ख़ास तौर पे
सैंड आ जाती है उस पानी के साथ, तो वो फिर काफ़ी हद तक उस फर्टाइल लैंड को नुकसान देती है। एक तो उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है सैंड को, उसको फिर हटाना पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुअल फर्टाइल लैंड की लेयर है वो नीचे उस सैंड के नीचे दबी होती है, तो उस पर एक हैवी कॉस्ट फार्मर की आती है उसको लेवल करने के लिए, ज़मीन को दोबारा से उस तह को हटाने के लिए। अच्छा, और अखबार साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी तो ज़ाहिर है सैलाब था और पंजाब की तारीख का तो इसे बदतरीन सैलाब कहा जा रहा है। जिस तरीके से कितने हज़ार एकड़ पर जी हम कहें, आप तो इससे भी ज़्यादा मुझे नंबर्स बता रहे हैं, अराजी मुतासिर हुई है। आने वाले आइंदा के फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये ज़मीन जो है ये एक मददगार साबित हो सकती है? जितनी बारिश हुई है, जितना पानी ज़ेरे ज़मीन गया है, तो आने वाले फ्यूचर में, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस साल की काश्त की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर फॉर नेक्स्ट ईयर क्या सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है पाकिस्तान के लिए? इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? जी, ये एक ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है फ्लड्स का, जो फ्यूचर के लिए अगले 2-3 साल के लिए होता है कि वाटर रिचार्ज हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अनलकीली हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं थे जो अब दुनिया में हैं कि वेल्स बना लिए जाते हैं, अंदर जो है ज़मीन के अंदर पानी जो है वो वाटर टेबल में मिक्स किया जाता है, इस तरह छोटे छोटे वेल्स बना के। इस तरह के चूँकि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा तो रिचार्ज नहीं होगा, ज़्यादा पानी तो हमने 90% या 95% लॉस ही किया है, लेकिन 5-10% जो पानी है वो ज़रूर हमारे वाटर टेबल को रिचार्ज कर गया है कम से कम। तो फ्यूचर में उस पानी का लेवल जो है बेहतर होगा, कई जगहों पे शायद जो है वाटर की क्वालिटी भी बेहतर हो जाए। लेकिन जो डैमेज है ओवरऑल वो किसी तरह से भी हम उसको इस से कंपेयर नहीं कर सकते कि जो हमारा वाटर टेबल बेहतर होगा उससे कोई डैमेज जो है खुदा ना खास्ता कम हो गया है। डैमेज तो जो होना था वो हो चुका है, और अब हुकूमत को चाहिए कि फार्मर्स को अर्जेंटली उन जो ज़मीनों अफेक्ट हुई हैं, जो ज़मीनें, उनको दोबारा से आबाद करने में फार्मर्स को मशीनरी की सपोर्ट दे। इस तरह से जो उस पर फ्यूल जिसमें डीजल वगैरह है उसकी कॉस्ट को कम किया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, और ख़ास तौर पे नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट को जो है कम किया जाए, सीड प्रोवाइड किया जाए उन किसानों को, क्योंकि बहुत सारे किसान गंदम का खास तौर पे सीड अपना रखते हैं। तो उनकी जब घर भी बह गए हैं तो उनका सीड भी खराब हो गया है, तो उन इलाकों में अच्छी जो अप्रूव्ड वैरायटीज हैं गंदम की, उनका सीड प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच वफार साहब हमारे साथ थे। और हुकूमत को अब जी फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेकर आनी होंगी और सब्सिडाइज उन्हें करना होगा बहुत सारी, चाहे वो हम बीज की बात करें, हम खाद की बात करें, हम दीगर मशीनरीज की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस सारी पॉलिसी को असर न दे। बट आई रियली विश कि हमारे पास वाटर रिचार्जिंग वेल्स का सिस्टम होता, ताकि हम वाटर ग्राउंड जो टेबल है, अंडर वाटर ग्राउंड टेबल, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है उसको मेंटेन कर सकें। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ARY न्यूज़ की, ARY डिजिटल की एज अ प्लेटफॉर्म 25वीं सालगिरह हमारा ARY 25 बरस का हो गया है। अनथक मेहनत, बहुत से नशेब व फराज आए, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही, वो था आप लोगों का प्यार, आप लोगों की लॉयल्टी, आप लोगों का सपोर्ट। और हम दुआ गो हैं कि ARY हमें यूं ही फलता फूलता नजर आए और गोल्डन जुबली पे भी हम बाखबर सवेरा में बैठ के ऐसी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और मैं और सदर इंशाल्लाह। चले जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि इस पर तो हम थ्रू आउट पूरा दिन बात करते रहेंगे। पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त कारनामे दुनिया में अंजाम दे रहे हैं। सो ऐसे ही एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में जब हम सुनते हैं तो बस ऐसा मालूम होता है कि शायद बड़ा मुश्किल है इसका इलाज, और बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इनका नाम है डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम। इन्होंने थैलेसीमिया के शिकार 2 बच्चों का जीन थेरेपी के ज़रिए कामयाबी से इलाज करके मेडिसिन और तिब के शोबे में तारीख रकम कर दी है। अब इसके बाद थैलेसीमिया में मुब्तला रहने वाले बच्चे मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी और कहते हैं ना कि इन्हें खून तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल, आप ये देखिए कि बहुत से बच्चों को, बहुत से इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया ना। मैं कहता हूँ कि जब हम थैलेसीमिया
थैलेसीमिया के बच्चों को देखते हैं, दिल जो है वो अफसुर्दा होता है, दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि एक एक खून की बोतल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन बच्चों के लिए। और बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर खून नहीं मिल रहा होता, आपका जो ब्लड ग्रुप है उसकी बॉटल नहीं मिल रही होती। तो इतना बड़ा काम किया ये इंसानियत के लिए। अब जीन थेरेपी के ज़रिए ये है कि थैलेसीमिया से बच्चों को रिकवर किया जा सकता है। और हमें लगता था कि थैलेसीमिया लाइलाज है और सोचिए अब उनको खून लगने की ज़रूरत नहीं होगी, दोनों बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। और बच्चों का ताल्लुक बांग्लादेश से है, इनकी उम्रें 11 और 13 बरस हैं। सो दोनों बच्चे 5 और 6 साल से, सोचे इतना तवील अरसे से खून की तब्दीली के लिए डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम के ही पास आते थे। सो इलाज पहली बार किया जा रहा था, इसलिए बच्चों और वालिदैन को इसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना, ज़ाहिर है हर तरह के चैलेंज हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन डॉक्टर शेर बहादुर ने ये भी किया। तो ज़रा उन्हीं की ज़बानी पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किस तरह मुमकिन हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेर बहादुर हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर है बहुत बड़ा कारनामा है, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तक पहुँचे कैसे, जीन थेरेपी है क्या, और इससे थैलेसीमिया का इलाज किस तरह मुमकिन हुआ? जीन थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसमें जो जिस्म को नाकिस हिदायत मिलती हैं, उस जीन को आप एक सेहतमंद जीन से तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जो ऑर्गन है या जो जिस्म है वो सही, उसको हिदायत सही मिलती हैं, और उसकी वजह से वो फंक्शन जो है काम नॉर्मली करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अब इस जीन थेरेपी, इस इलाज के बाद थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उन्हें खून लगवाने के मरहले से अब नहीं गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल। थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है, ये एक मौरूसी बीमारी है। इसमें इन बच्चों का जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है फेफड़ों से पूरे जिस्म में, वो डिफेक्टिव होता है। तो उसकी जो वजह है वो जीन से, जो जीन है वो नाकिस होती है, उसको हम फॉल्टी जीन कहते हैं। जब हम उस जीन को रिप्लेस कर देते हैं, जीन थेरेपी में सेहतमंद जीन दाखिल कर देते हैं जिस्म में, तो फिर जो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद ये जो बच्चे होते हैं, जो पेल लगते हैं, टायर्ड होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो जीन थेरेपी है वो इसका कंप्लीट क्योर है। तो उसके बाद बच्चे बैक नॉर्मल होते हैं। और डॉक्टर शेर, अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बहुत बच्चे जो है, एक तादाद है जो इसमें मुब्तला है। ज़ाहिर है हर साल हम देख रहे होते हैं खून की बड़ी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में हम देखते हैं बड़ी इसमें कमी भी हो जाती है। लेकिन क्या जो आपने जो इलाज दरियाफ़्त किया है ये आम बच्चों की पहुँच तक है? महंगा तो नहीं है? इसकी कॉस्ट क्या है? ये मैं कह सकते हो महंगा है इनिशियली, लेकिन मैंने उस पर एस्टिमेट लगाया था, बल्कि हमने मीटिंग भी की थी। इसका जो एक पेशेंट का यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है वो 1.5 से 2.8 मिलियन पाउंड आता है। लेकिन आप देखें कि अगर एक बच्चा जो एवरेज है यूके में 35 से 50 साल तक इनकी मीडियम सर्वाइवल एज है, उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसमें जो इसकी चेलेशन है, चेलेशन कहते हैं कि इन बच्चों का जब आप ब्लड देते हैं तो आयरन भी साथ जाता है। तो उस आयरन को जिस्म में कम करने के लिए आप एक मेडिसिन देते हैं, उसको हम चेलेशन थेरेपी कहते हैं। अगर ये आप दोनों मिला लें तो पूरी लाइफ में उसकी भी कोई 1.8 और 2.6 मिलियन पाउंड खर्चा आता है सिर्फ इसका। इसके अलावा जो है ना बाकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और जो माशरे के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें तो अब ये बच्चा नहीं कर सकता। ये प्योरली ये एक माशरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे के स्कूल मिस होते हैं, ये महीने में तकरीबन 2 दफ़ा आते हैं। एक दफ़ा आते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, फिर उनको ब्लड लगता है और ब्लड में भी 4-5 घंटे लगते हैं, तो इनका जो स्कूल है वो मिस हो जाता है। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के अलावा। तो आप कह सकते हो कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ है इसके। एट द एंड जो है ना, आप न सिर्फ माशरे को एक अच्छा इंसान दे सकते हो, साथ साथ मेरे ख्याल में जो है ना आप फाइनेंशियल जो है वो भी उसको बेनिफिट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नेशनल हेल्थ सर्विस ने इस तरीके इलाज को तस्लीम कर लिया, ये कितनी अहम और कितनी बड़ी पेशरफ्त है? इसने ऑलरेडी जो नाइस गाइडलाइन अप्रूव किया है, NIHR ने भी अप्रूव किया है। हमने 1-2 मीटिंग्स भी की, हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। जो 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी अभी जीन थेरेपी हो रही है, शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि
पूरे यूरोप, कनाडा, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट में ये पहला जीन थेरेपी है जो हमने किया है इस हॉस्पिटल में, और ये हमारा पहला पेशेंट है जिसको सक्सेसफुल जीन थेरेपी हो चुकी है। बड़ी बात है। और इससे पहले भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना। आपने खुद ही कहा कि पहले अपनी नौयत का पहला इस तरीके से इलाज किया गया है, तो जो बच्चे इसमें मुब्तला थे, बांग्लादेशी बच्चे, उनकी अब तबीयत कैसी है, क्या कंडीशन है उनकी? जब ये बच्चा ये मेरे साथ काफ़ी अरसे से और 10 साल से है। जब शुरू में इसकी ग्रोथ का मसला था, इसके हाइट का मसला था, ये हर 3 हफ्ते बाद आता था, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे और फिर मेडिसिन देते थे, जैसे मैंने आपको मेंशन किया चिलेटिंग एजेंट। और उसके बावजूद भी ये बच्चा टायर्ड फील करता था, ये स्कूल मिस करता था, ये अपनी मर्ज़ी से कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता था। तो कम्प्लीट इसकी लाइफ डिफरेंट थी। फिर इसका जो इम्पैक्ट आता है फिज़िकल के अलावा, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इस बच्चे में आया था, तो हम इसके लिए भी हेल्प कर रहे थे। अब आपने देख लिया बच्चा, अभी इसने मुझे कल फ़ोन आया था, इसके बाप का मुझे फ़ोन आया था, अपॉइंटमेंट से पहले मुझे फ़ोन आया था, कहता कि आज मेरे बेटे ने कहा है कि डॉक्टर साहब को बता दो मेरा वज़न भी बढ़ गया है और मेरी जो हाइट है मैंने बाबा को क्रॉस किया है, तो डॉक्टर साहब को बता दो। और जब आज आया तो वो मुझे यही कह रहा था कि मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं अपने दोस्तों की तरह हूँ और मैं उनके साथ खेलता हूँ। कहता है मैं जब भी फील करता हूँ कि मैं वो पुराना नहीं हूँ, तो कहता है बस मुझे सुकून आता है। तो ही वाज वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नन्हे दो मासूम बच्चों के लिए काम किया है, इंसानियत हमेशा इसको याद रहेगी और आपकी मकरूज़ रहेगी। ये बताइएगा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया में मुब्तला जो बच्चे हैं इस इलाज से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसमें मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ब्लड डिसऑर्डर यूनिट बनाया है और उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर, उसी के अंदर आप जीन थेरेपी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जीन थेरेपी की जो प्री जीन थेरेपी और पोस्ट जीन थेरेपी जो केयर है वो तो कोई भी अच्छा हेमाटोलॉजिस्ट कर सकता है। प्रोसीजर के लिए एक मशीन, कुछ मशीनें चाहें, बाकी प्रोडक्ट तो लैब में चला जाता है। तो ये बड़ा आसान है, आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। जैसे मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये कहें कि 1.5 मिलियन या 1.8 है, तो आप कमर्शियल लेवल पे जाएंगे तो 1.21 मिलियन पे पाउंड पे इसका एक पेशेंट का वो हो सकता है, जीन थेरेपी हो सकती है। तो हमारे पास 1 लाख बच्चे हैं इसके, मेरे ख्याल में कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया शेर बहादुर साहब। आप ये देखिए कितनी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट है। आप देखें कि बहुत से मासूम नन्हे फूलों की जान बचाई जा सकती है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया, वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। और थैलेसीमिया जो कि हमें लगता था आज से कुछ साल पहले तो लाइलाज है इसका। और डॉक्टर शेर बहादुर को मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने नाम की तरह उन्होंने ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और ये इंसानियत की बड़ी खिदमत है। और जिस तरह उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना खुश है, तो ऐसे ही हमें इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट लानी। और आई होप कि ये पाकिस्तान में भी इलाज आम हो, और जब इलाज आम हो जाता है तो हम ये देखते हैं साइम कि वो उतना महंगा भी नहीं रहता, तो वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होने लगता है। लेकिन इसको पाकिस्तान में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी और बड़ी खबर है ये। बिल्कुल जी, और ये हम चाहते हैं और हमारी दुआ है कि इलाज जल्द से जल्द एक्सेसिबल हो आम आवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है ऐसे बच्चों की जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं। तो मूविंग ऑन नाउ वी हैव अनदर अपडेट। तो अब हम आपको ज़रा कुछ बताते हैं कि जी मुल्क भर में ज़ाहिर ये तो वो आपकी सेहत से मुतालिक बात थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम अपने इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस भी कर रहे होते हैं। सो मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बेसिक जो बुनियादी खाने की चीज़ें हैं ना, उस पर ज़रूर सबकी नज़र होती है कि कहीं उसके प्राइस तो नहीं बढ़ गए। तो इस्लामाबाद और दीगर शहरों में हम देख रहे हैं कि आटे की जो कीमत है उसको पड़ लग गए। अब ये आप सोचें, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इस वक्त ज़रूरत है कि लोगों को खाना पहुंचाया जाए। ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि आटे की कीमत को पड़ लग गए, नान बाई एसोसिएशन ने सरकारी नेक पर रोटी की फ़रोख्त को नामुमकिन करार दे दिया है। और तनूर वाले फिर कैसे पीछे रहें, उन्होंने भी साफ कह दिया कि आटा 70% महंगा हो गया है, अब पुरानी कीमत पे वो रोटियाँ नहीं फरोख्त करेंगे। तो जी रिपोर्ट कर रही है हमें इस हवाले से फरा रब्बानी, देखते हैं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। आटा महंगा होने से रोटी के दाम बढ़ने का अंदेशा, महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर मजीद बोझ। नान बाई एसोसिएशन ने आटा महंगा होने से पुराने दाम पर रोटी बेचने को नामुमकिन करार दे दिया। 25 से 30% अगर आटे की कीमत में रेट बढ़ गया है तो फिर हमें रोटी का रेट बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे पास। और कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि हम सस्ता आटा और महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी दें। तंदूर
तंदूर मालिकान कहते हैं आटा 4,500 रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत का रोटी के नर्ख ना बढ़ाना गैर मंतकी है। 4500 5000 का आटे का रेट डबल हो गया तो कैसे हम रोटी कम रेट पे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत को कि जो खुदा रहा हमसे जो है इंसाफ किया जाए। हुकूमत और नान भाइयों के बीच पिस रहे हैं तो शहरी, जिनका कहना है हुकूमत तंदूर मालिकान को सब्सिडी देकर रोटी का दाम बढ़ाने से रोके। अब जिसके घर अगर 10 मेहमान आ गए उसको आके यहाँ से लेनी है, अब उसके वो 300-400 की रोटी लेता, अब वो रोटी 700-800 की आएगी। बीच का रास्ता निकालना है तो कम से कम जो है बर्डन डालकर लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो पिस रहे और बेसिक राइट है रोटी और ये लोगों को मिलनी चाहिए। ये हुकूमत का भी फर्ज है, रियासत का। नान भाई एसोसिएशन ने मसले का फौरी हल ना निकालने पर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ फरर रब्बानी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा, कुछ इलाकों में रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और जहाँ पर इजाफा नहीं किया गया वहाँ पर रोटी की क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर दिया गया। वहाँ पर अब वो पतली वाली रोटी दी जा रही है जिसका वेट कम कर दिया गया है, ताकि और जब वो बनती है तो बिल्कुल वो ऐसे मतलब वो क्रिस्पी सी और बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहती, वो रोटी नहीं होती। तो ये वाली चालाकी मैं देख रही होती हूँ। आप अगर पहले आप देखें तो अगर चिप्स भी देखें, बिस्किट भी देखें तो वो उनके साइज छोटे कर दिए। ये जो काम कर रहे होते हैं ना मुनाफा, वो मैं नाम ले सकती, लेकिन वो हमारी बड़ी फेवरेट बचपन में आती होती थी, वो गोल गोल वाली चॉकलेट वाली वो कुकीज, वो भी कम हो गई हैं पैकेट के अंदर। वो कम हो गए जी, ये सब हो रहा है। अब लेकिन आप देखिए रोटी का साइज भी छोटा कर दिया है। आवाम जो है ना वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है। आवाम सब्र शुक्र करती है, क्या जुगाड़ निकाल लेते हैं बेचारे। नहीं तो जिन्होंने रोटी की का वेट कम कर दिया उन्होंने भी तो जुगाड़ निकाल ही लिया। खैर एनी हाउ, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात हैं और ये मसाइल तो चलते रहेंगे, इन पे हम बात भी करते रहेंगे, आप तक अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे। अब ज़रा देखते हैं कि इंटरनेशनल मंजरनामे पर क्या चल रहा है। आपको पता है कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे दोहा कतर से ताज़ियत करने के लिए, और ताज़ियत इन सेंस के जो इसराइल ने हमला किया था दोहा पे उसकी मजम्मत, यकजहती का इजहार करने के लिए। अब कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में उस इजलास में मजम्मत की गई, जहाँ पर अरब ममालिक के भी सरबराह शरीक थे, जहाँ पर मुस्लिम ममालिक के भी दीगर सरबराह मौजूद थे। हम ये देख रहे हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उसमें बड़े शरीक थे और उसमें बड़े मुतहरिक भी थे, बड़े एक्टिव भी नजर आए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जिस तरीके से वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, बड़े अच्छे जेस्टर हमें वहाँ पर नजर आए। और पहली बार हम ये देख रहे हैं, ये यूनिटी जिसकी शदीद ज़रूरत है, जो वक्त की ज़रूरत है, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर नॉट टू फॉरगेट जो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो स्टेटमेंट था वो बड़ा ज़बरदस्त था। साथ ही जो MBS ने भी स्टेटमेंट दिया है वो भी बड़ा यकजहती की तरफ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा किया एंड आई एम सो हैप्पी। हमने UN के इजलास में जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने जवाब दिया इसराइल के एम्बेसडर को, तो वो पहला वक्त था कि हमने देखा कि इसराइल को माफ़ी मांगनी पड़ गई। जिस तरीके से वो अपना एक बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना केस वहाँ पर रखा। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत पाकिस्तान ने कर दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब भी किया और कहा कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। तो क्या वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रा देख लेते हैं। Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. तो ये जहाँ तक हम ये बात कर रहे थे कि जो वहाँ पर इस पूरे इजलास में जो ममालिक शरीक थे, आप देखें कि सऊदी अरब से मजम्मत आई, इजिप्ट से मजम्मत आई, उसके बाद मलेशिया से, टर्की से, पाकिस्तान ने तो भरपूर मजम्मत की।
इसराइल के जो ये बिला जवाज़ हमले हैं, एंड ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो हमारे बरादराना ममालिक जिन ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात जिन ममालिक के साथ, हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं, उनकी सालमियत को हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल। और दोहा में हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और कहा कि उम्मत को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत जो है वो काबिल तहसीन है। अब वो ये कहते हैं कि मैं दौरा रियाज़ का बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। अब देखते हैं जी इस मुलाकात का मज़ीद क्या नतीजा निकलता है। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ज़रूर सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इसके क्या असरात निकल सकते हैं, क्योंकि बड़ी पेशरफ्त है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अगर अभी कोई इकदाम नहीं लिया गया, अभी कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो इसराइल को और शय मिलेगी और इसराइल और इसी तरह के बुज़दिलाना मज़मूम मकासद के साथ आगे बढ़ता रहेगा। होने क्या जा रहा है और क्या ये जो तजवीज़ है अलायंस की, ये कितनी कारआमद साबित हो सकती है? हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जौहर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, अरब इस्लामी हंगामी इजलास, कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की हमने देखा मुश्तरका तौर पर मजम्मत हुई। अब मौजूदा हालात में इस प्लेटफॉर्म से जो जवाब दिया जा रहा है वो कितना अहम है और फ्यूचर में आप क्या अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया कमेंट्स में कहा था कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक तो खैर ये देखें, इसकी जो मैंने कहा था एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट कम्युनिके आएगा, जो कि आया भी, ऑल्दो कि वो शुरू में ज़्यादा ड्राफ्ट जो था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाद में उसको थोड़ा सा टोन डाउन भी किया गया। तो उसमें तो बहुत जोर डाला गया कि जाहिर है उसमें जो बात हुई है लीगल एंड इफेक्टिव मेजर्स की, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि वो जो है ना स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड कोई बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग ये नहीं होगा कि कोई सैंक्शन इसराइल पे कर हो जाएंगी या फिर जिन मुल्कों के ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं, मिसाल के तौर पे यूएई के हैं, बहरीन के हैं, मोरक्को के हैं, तो वो कोई अपने ताल्लुकात खत्म कर लेंगे, इस तरह के स्टेप्स नहीं होंगे। और इसी तरह जो है जो सारे अमेरिका के साथ भी जो असला ले रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स हैं, उसको भी एकदम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्टेज पे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। देखिए उसमें जो मुख्तलिफ मुसलमान मुल्क है उनमें थोड़ा सा पाकिस्तान ने तो खैर बड़ा क्लियर वाज़ेह एक स्टांस लिया, लेकिन जो बाकी मुल्क हैं उनमें थोड़ा सा उनके नुक्ते नज़र में थोड़ा सा जो है थोड़ा मुख्तलिफ भी है। मिसाल के तौर पे जो टर्की और ईरान है वो कतर के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं। जीसीसी कंट्रीज भी हैं जनरली, लेकिन जीसीसी कंट्रीज का हमें ये याद रखना है कि उनके एक टाइम पे जो बाकी जीसीसी मुल्क थे और कतर भी जीसीसी का मेंबर है, उनके आपस में इख्तिलाफात भी हो गए थे और बल्कि कतर का तो एक वक्त में बॉयकॉट भी किया गया था। तो उस वजह से उन मुल्कों की पोजीशन जो है उस तरह की स्ट्रांग नहीं थी। जब उन पर जोर डाला गया कि इजराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें, तो उन मुल्कों ने उस पर आमादगी जाहिर नहीं की। तो इसी तरह फिर कुछ और मुल्क हैं जो अभी इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो आगे उसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा एक कॉशियस मौक़िफ़ लिया गया। तो इसीलिए इसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट की हद तक तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें कोई वाज़ेह जो है ना कोई स्टेप ऐसे नहीं जो है ना लिए गए कि सफारती ताल्लुकात सारे मुनक़ता कर लें या कोई सैंक्शन या ट्रेड और उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा इसराइल पे कर दें, वो नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अलबत्ता कहा कि जी उनकी रुकनीत जो है इसराइल की खत्म होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने ये भी तजवीज़ दी कि एक टास्क फोर्स जो उनकी है जॉइंट वो सेटअप करनी चाहिए डिफेंस के लिए। अलबत्ता इस समिट के बाद जो है जीसीसी मुल्कों की जो है एक अपनी भी मीटिंग हुई, उसके बाद उसमें उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म की बात की है, तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके जॉइंट वैसे तो जीसीसी के अपने मैकेनिज्म इस तरह के पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक जॉइंट डिफेंस की बात है वो इतना ज्यादा कोहेरेंट नहीं है। तो वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि शायद वो जीसीसी जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, जिसमें जाहिर है सऊदी और कतर और यूएई और बहरीन और ये सारे मुल्क शामिल हैं, उसकी हद तक उनमें ज्यादा कोई जो डिफेंस के लिए कोई मैकेनिज्म बने। बट बियॉन्ड इसके जो है इसके जो असरात हैं समिट के, वो जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी वो कोई बहुत ज्यादा जो है ना लाइक सब्सटेंटिव उस तरह से नहीं होंगे जो है सवाल के वो एक जो है ना मॉरल परसुएशन और सवाल के जो एक डिप्लोमेटिक जो सारा है ना जो इतनी यकजहती से एक जो आवाज है इकट्ठी, उसका इम्पैक्ट जो है वो है अपनी जगह। ठीक है।
ठीक, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला। अब देखना ये है कि जो इस्लामी ममालिक की अलायंस है ये किस हद तक मुफीद साबित होती है इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़। एंड वन अनदर थिंग इज़ दैट कि अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स जो है ये किस हद तक हेल्पफुल साबित होती है। क्या चैप्टर अनफोल्ड होगा, विल लेट यू नो, विल कीप यू अपडेटेड। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और जिस तरह से आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आज हम ARY के 25 साल मुकम्मल होने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, अनथक मेहनत, नशेबो फराज। एक चीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा कांस्टेंट रही, वो था आपका प्यार, वो थी आपकी सपोर्ट। दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन के पसंदीदा चैनल ARY नेटवर्क के आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की जानिब से नाजरीन को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला ये सफ़र आज़म के साथ जारी है और इस बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ज़रा आप भी देखें, आपको भी थोड़ा ज़रा नॉस्टैल्जिया हो और हम भी देखते हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. ARY नेटवर्क की आज 25वीं सालगिरह है। अल्लाह ताला की खास रहमत, कारकुनान की अनथक मेहनत, मिसाली लीडरशिप और शानदार टीम वर्क की वजह से ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन गया। आज से 25 बरस कबल 16 सितंबर को ARY नेटवर्क का क़याम अमल में लाया गया और दुबई से साल 2000 में अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज किया। मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने ARY ग्रुप की बुनियाद रखी, जबकि सलमान इकबाल ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO हैं। ARY नेटवर्क दुनिया के 126 से ज़ायद मुमालिक में पाकिस्तान की पहचान है। इसका हर साल बेमिसाल रहा। सच के सफर में सख्तियां भी देखी, धमकियां भी मिली, हमले भी हुए, लेकिन सच का सफर रुका नहीं। सच हमारा फलसफा और पाकिस्तान हमारी सोच का महवर, मोहब्बत, भरोसे और एतमाद का रिश्ता है। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालात हाजरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगाही की बात, ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। आज ARY नेटवर्क के बैनर्स तले चलने वाला हर चैनल ARY डिजिटल, ARY न्यूज, ARY ज़ौक़, ARY जिंदगी, ARY QTV, ARY म्यूजिक, HBO और A स्पोर्ट्स पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। अपनी 25वीं सालगिरह पर ARY नेटवर्क बेपनाह मोहब्बत और एतमाद पर अपने नाजरीन के शुक्रगुजार हैं। ARY आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। सोचें 25 साल का ये सफ़र, क्या क्या नहीं हुआ, कितने नशेब फराज नहीं गुजरे। और साथ ही चाहे वो पाकिस्तान में इलेक्शन हो, हुकूमतों का आना जाना हो, सैलाब हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, ARY ने सिर्फ ये नहीं कि आप तक हक और सच की आवाज़ पहुँचाई, रिपोर्ट और फैक्ट्स आपके सामने रखे, बल्कि ARY ने ऐसे मुश्किल वक्त में हमने देखा टेलीथॉन करके लोगों के लिए बाकायदा फंड और चैरिटी के भी लिए लोगों को मोटिवेट किया। तो ये क्रेडिट जाता है इस टीम को, इस चैनल की इंतज़ामिया को और एक चैनल को, यस लीडरशिप को। और एक चैनल से आगाज़ हुआ था 2000 में ARY डिजिटल से, और उसके बाद ये फलता फूलता अब हम देख रहे हैं ARY न्यूज़ है, A स्पोर्ट्स है, QTV है, ARY ज़ौक़ है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर हम PSL की बात करें तो जो कराची किंग्स है उसका क्रेडिट भी ARY की मैनेजमेंट को जाता है, ख़ास तौर पर सलमान इकबाल साहब को जाता है। तो ARY नेटवर्क के 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन शानदार लम्हात पे किससे बात करें, इनसे बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकती, क्योंकि ARY की रूह रवा ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम सदफ, वालेकुम सलाम फैम। बॉस बहुत बहुत मुबारक हो। और हम तो इस चैनल का हिस्सा हैं, आज हमें इतना टाइम हो गया है, आपने माशाल्लाह 25 साल इस चैनल को दिए हैं, इस नेटवर्क को दिए हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक चैनल से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह इतने सारे चैनल हैं। तो ज़रा हमारी वो यादें ताज़ा करें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, यकीनन वो जानना चाहेंगे आपसे।
जी सदफ, आज कहते हैं ना, आज खुशी का दिन है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना अरसा हमने गुजार लिया, मगर आज खुशी के साथ साथ बहुत तकलीफ भी है और बहुत गम भी है कि हमारा जो एक छोटा बच्चा उमर हमारे साथ था, मतलब हमारे टीवी पे ही बड़ा हुआ था और उसका इंतकाल हो गया कल। तो अभी कभी कभी ये होता है, समझ नहीं आती कि इंसान अपनी खुशियाँ बनाए या उसके गम में, उसकी फैमिली के गम में हम साथ हैं, शरीक हैं उसकी फैमिली के साथ। वो बच्चा हमारे बहुत ही करीब था। वसीम का मैं कल रात को शो भी देखा था, तो कल सुबह हमें मालूम पड़ा उमर के बारे में, तो यकीन नहीं हुआ कि ये हो सकता है। और कभी भी किसी इंसान को अपने औलाद को कंधे पे लेके जो ना बस अल्लाह ने ये आजमाइश ना करे। ये आजमाइश से मैं भी गुजर चुका हूँ और इस वक्त जो फैमिली होगी उनके साथ है हम लोग। उनके दुआ गो है, अल्लाह उनको सब्र दे और उसकी मकसद तो खैर है, छोटा सा बच्चा है वो। और बस 25 साल हो गए हमें ये इदारा बनाए हुए, और वो यादें भी है हमें कि हमने कितनी सारी चीज़ें, कितनी आजमाइश से गुजरे हम लोग इस 25 साल में। ARY जब शुरू हुआ था 2000 में, लंदन में शुरू हुआ था, और लंदन से लेकर आज तक 25 साल, मतलब कि मैं कभी कभी कहते ना कि हम जब आपका प्रोड्यूसर का फोन आया था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें थी दिमाग में जो मुझे करनी थी। वो अचानक से जब हम बैठ के बात करते हैं 25 साल के बारे में, सब कुछ दिमाग से जो है बाहर निकल जाता है, क्योंकि लगता है ऐसे है कि आपने जो है ना कल या परसों या एक दिन, मतलब थोड़े अर्से पहले ही शुरू किया था ये सिलसिला। आपको अंदाजा नहीं होता कि 25 साल गुजर गए हैं आपके इस जर्नी को, और आप लोग सब साथ हैं हमारे। मैं बैठ के कल हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि हमारे साथ जो लोग शामिल हैं, कोई 800 लोग ARY के साथ शामिल हैं जिनको ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए ARY के अंदर। 800 से ज्यादा लोग जो है ना पाकिस्तान में और दुनिया भर में हैं जिनको तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए, और बहुत सारे लोगों को तो 25 साल 24 साल हो गए। मैं आज के दिन में उन सबको याद कर रहा हूँ जो हमारे साथ थे और चले गए हमें छोड़ के। आरिफ, हमारे कैमरामैन आरिफ से लेकर आशीष शरीफ, रऊफ खालिद, नवीद रशीद और जितने भी लोग थे जो मेरे बहुत करीब थे, जिन्होंने ARY के साथ साथ टाइम गुजारा है, जो इन्होंने, मतलब मैं कहता हूँ कि वो ARY के साथ बड़े हुए थे, जो हमारे साथ नहीं है आज, उन सबको याद कर रहा हूँ आज मैं। सलमान सर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इस सफ़र में बहुत सी दुश्वारियाँ आई, बंदिशें आई, आजमाइशें आई, हाइज एंड लोज थे, थ्रेट्स थे, प्रेशर ग्रुप्स भी थे। कभी आपकी फैमिली की तरफ से ये आपको ऐसा कहा गया हो कि आप छोड़ दें इस कारोबार को, इस बिज़नेस को, लेट्स डू समथिंग एल्स, ये मिशन छोड़ते हैं? नहीं, किसी ने कहा नहीं शायद। जब ARY शुरू किया था तो हमने जब मैं बैठा, जब मैं 25 साल का था जब मैं शुरू हुआ था, 50 साल का हो गया, तो उस वक्त बड़े बड़े नेटवर्क थे, स्टार, जी, सोनी। उस वक्त पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन बाहर से था। तो जब मैं लंदन में होता था तो वालिद साहब ARY गोल्ड शुरू किया था, शुरू किया तो बहुत सा हो गया, तो हम बहुत बड़े एडवर्टाइजर थे सोनी पे, स्टार पे, जी पे उस जमाने में। तो जितने भी इनके जो ओनर्स थे ना, वो सब हमारे बड़े थे, हम सब उसको जानते थे, उनको देखा था हमने बहुत ज़्यादा। तो मैं उनके पास एक दफ़ा गया था प्रेजेंटेशन लेकर लंदन में, मुझे आज भी याद है। जी के मालिक थे, सोनी के मालिक थे, साग के मालिक थे, और उनको मैं बता रहा था कि मैं 12 घंटे से 24 घंटे करूँगा इसको, 24 घंटे से एक चैनल के साथ साथ और डिफरेंट चैनल खोलूँगा, और इसको पाकिस्तान का उर्दू का सबसे बड़ा TV नेटवर्क बनाऊंगा। तो मुझे आज भी याद है वो रेस्टोरेंट बॉम्बे ब्रासरी थी जहाँ हम बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था, 4 में से 2 लोगों ने मुझे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रामे
लोग बहुत देखते हैं, आपके ड्रामे लोग देखना बंद कर देंगे, पीटीवी का जमाना चला गया, आपको ड्रामा देखेगा नहीं। और हम बहुत बड़े हैं आपसे, आप ना करें, आप पैसे जाया ना करें अपने। और वो बात मैं हमेशा कोट करता हूँ, आज उस बात को 25 साल हो गए और माशाल्लाह हमने अपना ना सिर्फ ARY बल्कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और हमने अपने ड्रामों को वापस मकबूल किया है। तो बहुत सारी रुकावटें आई, इन सेंस के मॉरली रुकावटें आई कि भाई आप नहीं कर सकते, आप ये कर सकते नहीं है। और फिर हम बिजनेस फैमिली के थे, ना हमारा ताल्लुक मीडिया से था, ना हमारा ताल्लुक न्यूज़ से था। उसके बावजूद एक टीम के साथ, जो हमारी टीम है, जो मेरी टीम है, उनके साथ हमने इतना ग्रो किया ऐसी हद नहीं कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को, सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो ARY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। और जब हम गिरते थे तो हमें वो उठा के कहते थे कोई बात नहीं है, तुम कर लोगे इसको, तुम कर लोगे। पहले 6-7 साल तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम इस इदारे को जारी रखें या बंद कर दें। बट हमारे व्यूअर्स, मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबको मैं खाजिद तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, हमारी गलतियों को उन्होंने माफ किया, हमारे साथ खड़े रहे और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। मेरी पूरी ARY की टीम, सबसे पहले हमारे जो एम्प्लॉय थे तारिक मसीह, रऊफ खालिद, उनसे लेकर आज तक जितने भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे एडवर्टाइजर्स, मेरी पूरी फैमिली, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ खड़े रहे। जब वो खड़े रहे हमारे साथ, उन्होंने हमें हिम्मत दी, मुझे हिम्मत दी और हम यहाँ तक पहुँच गए। सलमान साहब, आपने अभी कहा कि आपके पूरी लिस्ट जब चेक कर रहे थे तो आपने कहा 800 लोग ऐसे हैं जो तकरीबन 20 साल हो गए उन्हें ARY का हिस्सा बने। तो ये ज़ाहिर है ये आपकी अपने वर्कर्स के साथ एक मोहब्बत है और एक यहाँ पे एक जो फैमिली इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी लोग ARY से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या सोचा है, क्या प्लान है, इस रिश्ते को मज़ीद कैसे मुस्तहकम करना है? इंशाल्लाह जब इतना अर्सा हो गया इन सबको मेरे साथ और मुझे उनके साथ रहते हुए, इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, मैंने उनको बर्दाश्त किया और एक साथ हम बड़े हुए। बस ये है कि इंशाल्लाह आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम करने आगे। इंशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि इस इंडस्ट्री को, जो हमारी इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, इसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी वो। और इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी, हमारे मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। जो हम 2 बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि हमारी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है पाकिस्तान की, वो बढ़ेंगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इस रिश्ते को इंशाल्लाह अगले 25 साल तक हम साथ रखेंगे। और सलमान साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बिकॉज ARY has been a trend setter because and credit goes to your leadership और the management। कहा ये जा रहा है कि जी अब टेलीविज़न वो नहीं रहा, न्यूज़ चैनल अब वो नहीं रहे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उन्होंने जगह ले ली है। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी क्या आप देखते हैं फ्यूचर, क्या वाकईतन ऐसे ही है? नहीं, ऑफ कोर्स नई चीज इवॉल्व होती है। जब मैंने शुरू किया था टीवी, तो उस वक्त आपको शायद याद नहीं होगा, यूमेटिक पे काम होता था, उसके बाद फिर बीटा पे शुरू हुआ, तो उसके बाद डिजिटल टेप शुरू हुई, 4K HD सब पे काम शुरू हो गया। अब सोशल मीडिया अब बहुत आगे चला गया है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गई है, हर जगह फैल गई है, डाइवर्ट नहीं कहूँगा, फैल गई है। लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, लीनियर से नॉन लीनियर पे चले गए हैं लोग। अब पहले एक जमाने में VOD जो होता था वो बहुत मुश्किल से मिलता था आपको, कि आपको वीडियो शॉप में जाना पड़ता था अपनी मर्जी से प्रोग्राम देखने के लिए। अगर आपने 8 बजे का स्लॉट मिस कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था
किसी ने रिकॉर्ड किया है तो वो देख सकता था। अब आपके पास यूट्यूब आ गया है, आपके पास छोटी रील्स आ गई हैं। अब तो ये हो गया है कि जितने भी यूजर जनरेटेड कंटेंट हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे कि टिकटॉक है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, उसमें आप पूरी मूवीज, पूरी मूवी के सीन, पूरे ड्रामों के सीन आप एक मिनट में देख सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं होती कि बैठ के जो आप 30 मिनट बैठ के आप देखें, पर उसकी भी एक व्यूअरशिप बहुत बड़ी है जो हम लोग बढ़ाते हैं लिए। और माशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी सदफ आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे और अनाउंसमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें बहुत बड़ी चीज लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। सलमान सर, लास्टली आज इन 25 सालों में ARY न्यूज़ इतना ग्रो कर गया कि तकरीबन 126 ममालिक में देखा जाता है, और इन पूरे 25 सालों में एक चीज़ जो कांस्टेंट रही वो हमारे नाजरीन, हमारे व्यूअर्स का प्यार और उनकी सपोर्ट रही। आज जब हम 25 साल की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ARY नेटवर्क के व्यूअर्स को? मैं उनको वही कहूँगा जो हर साल कहता हूँ कि आपने हमारी गलतियां बर्दाश्त की हैं, आपने हमारी अच्छाइयां बर्दाश्त की हैं, हमारे साथ रहें। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हम बेहतर से बेहतर चीजें लाएंगे आपके सामने और कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा और हमेशा आपको आपका आपकी जो सोच है वो हम दिखाएं टीवी के ऊपर। और जो सबसे बड़ी खासियत हमारे टीवी की है ना साहिब, वो ये है कि आप जब ARY देख रहे होते हैं ना, तो आपको रिमोट अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं होती। आपको ये फिक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा आ जाएगा या कोई बड़ा आ जाएगा तो मुझे टीवी या रिमोट, मुझे टीवी चेंज करना पड़ेगा, अपना चैनल चेंज करना पड़ेगा। हमने अपने जो मॉरलिटी है हमने बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखी है, जो हमारी सकाफत है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखी है हमने, कि ये हमारा एक फैमिली चैनल। हम इसलिए बार-बार कहते हैं कि बच्चे से लेकर बड़ों तक हमारा टीवी देख सकते हैं, ARY देख सकते हैं। हम नेटफ्लिक्स नहीं है, हम Amazon प्राइम नहीं है कि आपको टीवी बंद करना पड़े जब आपकी फैमिली या बच्चे आ जाएगा आपके कमरे में। हम आपके लिए बने हैं, आपके लिए काम करते हैं। हम एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम आपको खुश रखना चाहते हैं, हम आपको वो चीज दिखाना चाहते हैं जो आप दिखना चाहते हैं। और हमसे कोई गलती हो तो हमें बताएं। वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स, लॉट ऑफ ऑफिसेज जहां आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। और बस मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि हमारा साथ दें और इस मुल्क को, पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और हमारा साथ देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। Such a beautiful message, such a beautiful message. Thank you so much Salman साहब, and thank you so much for providing us such a great leadership to all of us. और आपकी इसी रहनुमाई में हमने भी ग्रो किया, बहुत कुछ सीखा, और आज ARY नेटवर्क से शुरू होते हैं ARY न्यूज़ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। पूरे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, तमाम एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 25 साल का ये जो सफ़र है, ये बहुत तवील सफ़र है और उसमें क्या कुछ नहीं देखा। ज़ाहिर है आज अगर हम उस सब का अहाता करें तो वक्त शायद कम पड़ जाए, लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन सलमान साहब फॉर बीइंग सच अ ग्रेट बॉस, और बहुत शुक्रिया। और ये ARY की सिल्वर जुबली की बात का सिलसिला आज जारी रहेगा, और ARY से जुड़े रहने के लिए हमारे नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और इस सेलिब्रेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और आपको अंदाजा हो गया होगा सिल्वर जुबली की तकरीबात का सिलसिला जारी है, और आज के दिन हम सबको दावत देते हैं इस वक्त जो गाइस जल्दी से आ जाए सारे, आ जाए आप लोग, क्योंकि ये हमारी आपका चैनल पूरी है, टीम है, आपकी एफर्ट से जी ये सारा सिलसिला चलता है। जो ऑन एयर आप हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं, हमारे शोज देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बिल्कुल जी, तो ये तमाम टीम जो है वो क्रेडिट के मुस्तहिक है, और जो लोग यहाँ पर नहीं हैं वो भी इस क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेलिब्रेशन। केक कट करें हम, और ARY की सेलिब्रेशन के लिए हैप्पी बर्थडे ARY कर सकते हैं हम। हैप्पी बर्थडे ARY, हैप्पी बर्थडे ARY, Happy birthday dear ARY, happy birthday to you। आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह।
चलें जी, ARY के 25 साल और आज के दिन हम उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं। उन्हीं की काविश और मेहनत की बदौलत आज इस मकाम पर ARY पहुंचा है और इंशाल्लाह ये सफर जारी So रहेगा। huge round of applause for ARY News, ARY Network and the entire team. And the management as well. Yes, yes, yes. तो आपसे इजाजत चाहेंगे। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब गाइस मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान